हेलो फ्रेंड्स, तैयारी साथ साथ चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप हिंदी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो चलिए साथ साथ तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हम इस चैनल पे टॉपिक वाइज जो हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है उसको टॉपिक वाइज कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हिंदी टीजीटी पीजीटी की तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अभी हमारा भक्ति काल चल रहा है। भक्ति काल में निर्गुण काव्य धारा चल रहा था जिसमें हमने संत काव्य धारा कर लिया है। अभी हमारा सूफी काव्य धारा चल रहा है। इसमें भी हमने जो सूफी शब्द कहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है, किसने सबसे पहले सूफी काव्य लिखा है, इस प्रकार के जो पॉइंट्स थे वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम जो सूफी काव्य धारा में रचनाएं हुई थी, जिन कवियों ने करी थी, उनके कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न बनता है, मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना कब करी? जो मुल्ला दाऊद ने चंदायन की रचना करी थी 379 ईस्वी में। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन का मूल नाम क्या माना? जो चंदायन जो रचना है जो मुल्ला दाऊद की है, उनका असली नाम मतलब मूल नाम क्या माना? तो लोर कथा माना है। डॉक्टर परमेश्वरी लाल गुप्त ने चंदायन का एक पाठ कौन से नाम से प्रस्तुत किया? तो किस नाम से प्रस्तुत किया? चंदायन नाम से प्रस्तुत किया। आज का हमारा चौथा प्रश्न है, किसने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मता पूर्वक विचार करते हुए किसे भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया? तो किसने का उत्तर होगा डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने क्या चंदायन को भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया। मतलब पूरा उत्तर हम देखते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न दृष्टियों से सूक्ष्मता पूर्वक विचार करते हुए, मतलब छोटी छोटी चीजों का विचार करते हुए चंदायन को भारतीय परंपरा का आख्यान सिद्ध किया। चंदायन के नायक का नाम क्या था? चंदायन के नायक का नाम था लोर और नायिका का नाम था चंदा। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यान में नायिका को सांप का डस लेना और गारुड़ी द्वारा उसे ठीक करने का रोचक वर्णन किया गया है? तो किस में किया गया है? चंदायन में किया गया। चंदायन की जो भाषा थी वो क्या थी? चंदायन की भाषा अवधी थी। चंदायन की शैली कौन सी शैली थी? कड़वक शैली थी, जो प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित है। कड़वक शैली में क्या होता है? कड़वक शैली में 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। चंदायन में भारतीय परंपरा का अनुसरण किया है। जो चंदायन रचना है उसने भारतीय परंपरा का अनुसरण किया है। चंदायन में सूफी काव्य की मसनवी शैली का भी प्रयोग नहीं हुआ। जो चंदायन है उसमें जो सूफी काव्य की जो शैली है, मसनवी शैली, उसका प्रयोग नहीं हुआ है। तो किसका प्रयोग हुआ है? अभी हमने ऊपर देखा था कड़वक शैली का प्रयोग हुआ है जो कि प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित थी। सूफी प्रेमाख्यानों की पहली रचना कौन सी है? सूफी प्रेमाख्यानों की पहली रचना है चंदायन। किसकी रचना है? चंदायन, मुल्ला दाऊद की, और इसकी रचना हुई थी 379 ईस्वी में। अब हमारा अगला प्रश्न है, मृगावती की रचना किसने की? जो मृगावती की रचना है वो कुतुबन ने की। मृगावती को किसने सूफी प्रेमाख्यान की काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगर सिर्फ प्रश्न ये आता है कि सूफी प्रेमाख्यानों की पहली रचना कौन सी है तो उत्तर होगा चंदायन। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी प्रेमाख्यान की परंपरा का पहला ग्रंथ किसे माना है? तो उत्तर आएगा मृगावती। कुतुबन ने मृगावती की रचना कब करी? कुतुबन ने मृगावती की रचना की थी 1503 ईस्वी में। मृगावती का नायक कौन था? एक राजकुमार था और जो नायिका थी वो राजकुमारी मृगावती थी। मृगावती की भाषा अवधी और शैली कड़वक है। कड़वक दोहा चौपाई शैली में इसकी रचना हुई है। कुतुबन किसके शिष्य थे? कुतुबन किसके शिष्य थे? चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। कुतुबन किसके आश्रित थे? कुतुबन
जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। कुतुबन का समय क्या है? विक्रमी 16वीं शताब्दी के मध्य का भाग। मृगावती ग्रंथ की परिणीत में कौन सा रस है? तो कौन सा रस है? शांत रस। डॉक्टर नागेंद्र ने सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम ग्रंथ हंसावली को माना है। किसे माना है? हंसावली को माना है। किसने माना है? डॉक्टर नागेंद्र ने। मंझन किसके परवर्ती कवि थे? तो मंझन थे वो जायसी के परवर्ती कवि थे। मधुमालती की रचना किसने करी? मधुमालती की रचना मंझन ने करी थी। मधुमालती की रचना कब हुई थी? मधुमालती की रचना हुई थी 1545 ईस्वी में। अब हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रेमाख्यान काव्य में नायक नायिका के प्रथम दर्शन जन्य प्रेम के साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय संस्कारों की भी महत्ता दिखाई गई है? तो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें जो पहला प्रथम दर्शन से जो प्रेम है उसके साथ साथ पूर्व जन्म के प्रणय का संस्कारों की भी महत्ता, उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाई गई है? तो मधुमालती में दिखाई गई है। मधुमालती के नायक का नाम मनोहर और नायिका का नाम मधुमालती है। हमने देखा था फ्रेंड्स पिछली वीडियो में कि जो भी प्रेमाख्यान काव्य है उनमें जो नाम है रचनाओं के वो नायिकाओं के नाम पर रखे गए हैं। सामान्यतः प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवाद दिखाया है। यह प्रेमाख्यान इसका अपवाद है। इसका मतलब, इसका का अर्थ है मधुमालती, मतलब जो प्रेमाख्यान है उसमें नायक जो होता है वो बहुपत्नीवाद दिखाया गया है, मतलब एक से ज्यादा रानियां होती है, एक से ज्यादा नायिकाएं होती है, इस प्रकार से दिखाया गया। लेकिन ये जो प्रेमाख्यान अर्थात ये जो मधुमालती है ये उसका अपवाद, उसका बिल्कुल विपरीत है। मधुमालती की भाषा अवधी है तथा शैली दोहा चौपाई शैली है। हमारा अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कौन हैं? प्रमुख कवि है मलिक मोहम्मद जायसी। और प्रथम कवि कौन है? किसे माना जाता है प्रथम कवि? मुल्ला दाऊद जी को। जायसी द्वारा रचित कौन सा महाकाव्य सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ है? तो जायसी द्वारा रचित महाकाव्य जो सूफी काव्य धारा का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है वो है पद्मावत। और पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 ईस्वी में हुई थी। पद्मावत की भाषा क्या थी? पद्मावत की भाषा थी अवधी। पद्मावत में चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिंघल द्वीप की कन्या पद्मावती के प्रेम विवाह और विवाह के पश्चात के जीवन का मार्मिक चित्रण हुआ है। तो पद्मावत में जो नायक था वो था राजा रतन सेन और जो नायिका थी वो कौन थी? सिंघल द्वीप की कन्या पद्मावती। फ्रेंड्स प्रश्न इस प्रकार से भी आता है कि पद्मावत के जो नायक थे राजा रतन सेन वो कहाँ के राजा थे? तो वो चित्तौड़ के राजा थे। और जो राजकुमारी थी, जो कन्या थी वो पद्मावती, वो कहाँ की थी? तो वो सिंघल द्वीप की कन्या पद्मावती थी। तो ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। पद्मावत की कथा वस्तु कितने भागों में वर्णित है? कितने भागों में वर्णित है? 2 भागों में वर्णित है। पहला भाग है पूर्वार्ध, उसमें क्या है? उसमें रतन सेन और पद्मावती के विवाह की कथा है। और दूसरा है उत्तरार्ध, उसमें क्या है? अलाउद्दीन की चित्तौड़ पर चढ़ाई की कथा है। अब हमारा अगला प्रश्न है, विद्वानों ने पूर्वार्ध को काल्पनिक और ऐतिहासिक माना है। तो प्रश्न ये बनता है कि विद्वानों ने पद्मावत के किस भाग को काल्पनिक और किस भाग को उत्तरार्ध माना है? तो जो पहला भाग पूर्वार्ध है उसको काल्पनिक और जो उत्तरार्ध है उसको ऐतिहासिक माना है। डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार पद्मावत की कथा पर किसका प्रभाव पड़ा है? तो किसका प्रभाव पड़ा है? प्राकृत भाषा में रचित रत्नशेखर कथा का। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।